हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मेक द लाइफ ब्राइट। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में क्लास 10th इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के रेस्ट ऑफ द टॉपिक को कवर करेंगे। ये इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से रिलेटेड तीसरा वीडियो है। इसके बाद एक वीडियो और मैं आपको प्रोवाइड करूंगा जो कि न्यूमेरिकल बेस्ड होगा। उसमें हम लोग जो भी इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सारे कवर कर लेंगे। ओके, तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा पहला टॉपिक है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता क्या है, तो यहाँ मेंशन किया गया है इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज अमाउंट ऑफ वर्क डन। इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है, अमाउंट ऑफ वर्क डन है। किस लिए, टू मेंटेन द कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट। सर्किट में कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो के लिए जो वर्क डन किया जा रहा है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहते हैं। ठीक है, इसका एसआई यूनिट क्या होता है, जूल होता है। ओके, अब देखिए हम लोग जो पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ रहे थे तो वहाँ पर हम लोग क्या पढ़े थे, V इज इक्वल टू W/Q। ठीक है, तो यहाँ से इलेक्ट्रिकल एनर्जी मतलब कि अमाउंट ऑफ वर्क डन, ये अमाउंट ऑफ वर्क डन को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V इंटू Q। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर मेंशन किया गया है, W इज इक्वल टू V इंटू Q लिखिए या Q इंटू V लिखिए। चलिए एक चीज़ और समझिए, I इज इक्वल टू आप पढ़े थे क्या, Q/T। ठीक है, मतलब कि यहाँ से अगर Q का वैल्यू अगर निकाले तो IT होगा। ठीक है, जो कि यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया है। ठीक है, इसके बाद अगर जैसे जो आप ओम्स लॉ पढ़े थे उसमें आप देखे थे V इज इक्वल टू IR। अगर हम Q का वैल्यू IT पुट करें, Q के जगह पे क्या पुट कर रहे हैं, IT, और V को जस्ट हम कॉपी कर दे रहे हैं, तो W का वैल्यू हमारे पास कितना आ रहा है, WIT और V ये आ जा रहा है हमारे पास। तो ये W का मतलब कि वर्क डन का ये दूसरा या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी का ये हमारे पास दूसरा फार्मूला आ गया। ठीक है, तीसरा क्या, अगर यहाँ पर आप Q इज इक्वल टू IT पुट किए और V इज इक्वल टू IR पुट कीजिए तो W इज इक्वल टू आप क्या देखे थे, Q इंटू V। ठीक है, Q की जगह पे अगर हम IT पुट करते हैं और V की जगह पे IR पुट करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, I स्क्वायर RT। तो ये हमारे पास फार्मूला आ जाएगा। तो ये तीसरा फार्मूला हो गया। ठीक है, तो आई थिंक ये चीज़ आपको समझ आ गया होगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होता है, तो जिसको P से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी नहीं, यहाँ पावर है, सॉरी, इलेक्ट्रिकल पावर, जिसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, P से रिप्रेजेंट करते हैं। द इलेक्ट्रिक वर्क डन पर यूनिट टाइम। जो इलेक्ट्रिक वर्क डन के बारे में अभी बात कर रहे थे, तो पर यूनिट टाइम कितना वर्क डन हो रहा है, मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं कि रेट ऑफ डूइंग वर्क, लेकिन ये इलेक्ट्रिसिटी के केस की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक वर्क डन, इलेक्ट्रिक वर्क यहाँ होना चाहिए, पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, आई थिंक ये चीज़ आपको समझ आ गया होगा। अब देखिए ये इलेक्ट्रिक, यहाँ पर थोड़ा सा एरर है। ठीक है, ये इसको हटा दीजिए। यहाँ पर इलेक्ट्रिक पावर मेंशन होना चाहिए था। इलेक्ट्रिक पावर इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक वर्क डन पर यूनिट टाइम या फिर टाइम टेकन। ठीक है, या फिर पावर इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, W/T। और W का भी फार्मूला हम लोग बहुत मतलब 2-3 फार्मूला देखे ना, तो वो तीनों भी यहाँ पर आप पुट करके नया मतलब फार्मूला बना सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर दिया गया है इलेक्ट्रिक पावर इज ऑल्सो डिफाइंड एज इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड पर यूनिट। अभी हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में पढ़ें, ठीक है, जिसको हम लोग W से रिप्रेजेंट कर रहे थे, यहाँ पर E से उसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम को हम लोग इलेक्ट्रिकल पावर कहते हैं, मतलब E/T भी इसका फार्मूला हो जाएगा। SI यूनिट क्या होता है, वॉट होता है। ठीक है, SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज वॉट। देखिए ये जो आपको PPT देख रहे हैं, इससे आप अपना नोट्स भी रेडी कर सकते हैं। और अगर आपको ये PPT चाहिए, अगर आपको डाउनलोड करने का मन है, तो आप टेलीग्राम चैनल जो कि मेक द लाइफ ब्राइट से ही है, वहाँ पर आप चले जाइए, आप वहाँ से इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद दिया गया व्हेन 1 जूल। अब अगर आपको डिफाइन करना रहे 1 वॉट को, अगर डिफाइन, क्योंकि ये डेफिनेशन दे देता है कि डिफाइन 1 वॉट, डिफाइन 1 जूल, 1 एम्पियर किसे कहते हैं, तो वो सब हम लोग देख चुके हैं। अगर आपको ये बोल दे कि 1 वॉट को डिफाइन कीजिए तो क्या लिखेंगे, व्हेन 1 जूल ऑफ एनर्जी, 1 जूल अगर एनर्जी इज यूज्ड फॉर 1 सेकेंड, अगर
1 सेकेंड में 1 जूल ऑफ एनर्जी यूज होगा तो इलेक्ट्रिक पावर इज इक्वल टू 1 वाट कहा जाएगा। ठीक है, आई थिंक ये चीज़ भी आपको क्लियर हो गया होगा, आपको इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम अब नहीं रहा होगा। इलेक्ट्रिक पावर से रिलेटेड और भी कुछ पॉइंट्स है, उसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ दिया गया है 1 watt इज द पावर व्हेन 1 एम्पियर करेंट फ्लो अक्रॉस अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। उसी को 1 वाट को दूसरे तरीके से यहाँ डिफाइन किया जा रहा है कि जब 1 एम्पियर करेंट फ्लो करेगा अक्रॉस अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। अगर 1 वोल्ट मतलब वहाँ पर जाहिर सी बात है, अगर अक्रॉस मतलब फ्लो अगर कर रहा है मतलब वर्क डन हो रहा है, तो 1 एम्पियर करंट अगर फ्लो कर रहा है कहाँ से, तो पोटेंशियल डिफरेंस अगर 1 वोल्ट हो तो उस कंडीशन में हम उसको डिफाइन करेंगे 1 वाट। ठीक है, यहाँ पर अब यूनिट थोड़ा बहुत देख लेते हैं। 1000 वाट इज इक्वल टू 1 किलो वाट। ठीक है, यहाँ पर आप इस तरीके से कॉमा लगा देंगे। एंड 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 1000 वाट इनटू, क्योंकि किलोवाट आवर है तो 1 आवर इज इक्वल टू 3600 सेकेंड। ये यूनिट आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। तो 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू क्या होता है, 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। अब कैसे, तो 1 किलोवाट को वाट में कन्वर्ट किए। ठीक है, क्योंकि वाट पर सेकेंड को ही हम जूल में कह सकते हैं। वाट ये आप देखे थे ना, देखिए यहाँ पर हम लोग इसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे, तो 1 किलोवाट आवर है तो किलोवाट आवर को हम लोग क्या लिख दिए, 1000 वाट लिख दिए, और आवर को हम लोग क्या कर दिए, सेकेंड में कन्वर्ट कर दिए। तो 1 आवर इज इक्वल टू 3600 सेकेंड। तो ये इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 3.6 इंटू 10⁻6 जूल्स आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद कमर्शियल यूनिट ऑफ पावर क्या होता है, वाट आवर होता है। ठीक है, और क्या होता है, किलोवाट आवर होता है। ठीक है, 1 किलोवाट आवर इज अ पावर कंज्यूम, 1 वाट ऑफ पावर इज यूज इन 1 आवर। 1 किलोवाट आवर किसको कहेंगे, तो यहाँ पे इसका डेफिनेशंस भी आपको मिल गया कि जब 1 वाट पावर का 1 वाट पावर हम लोग 1 किलोवाट होना चाहिए, वैसे ना 1 किलोवाट पावर यहाँ होना चाहिए। 1 वाट ऑफ पावर इज यूज इन 1 आवर नहीं, 1 किलोवाट पावर इज यूज इन, यहाँ पर 1 किलोवाट होना चाहिए। 1 किलोवाट पावर इज यूज्ड इन 1 सेकेंड, देन इट इज एक्सप्रेस्ड एज 1 किलोवाट आवर। ठीक है, आई थिंक ये चीज़ आपको समझ आ गया होगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अब यहाँ दिया गया हीटिंग अफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग अफेक्ट ऑफ, इसी में हम लोग जूल्स लॉ भी पढ़ेंगे। ठीक है, देखते हैं क्या दिया गया। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज सप्लाइड टू अ प्योरली रेजिस्टिव कंडक्टर, द एनर्जी of electric current is dissipated entirely in the form of heat and as a result resistors get heated। अब इस चीज़ को समझिए। देखिए अगर मान लेते हैं कोई यहाँ पर रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ठीक है, मान लेते हैं बल्ब ही लगा हुआ है, ठीक है, या फिर नाइक्रोम वायर लगा है या कुछ भी आप मान लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स ऐसे फ्रीली मूव करते रहेगा। इलेक्ट्रॉन्स मान लेते हैं ये ऐसा है और इधर पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव हो गया। तो जाहिर सी बात है जैसे ही करंट, यहाँ से करंट सप्लाई होगा तो ये जो एनर्जी है यहाँ से, जो सॉरी एनर्जी नहीं, इलेक्ट्रॉन जो है वो इधर मूव करना शुरू करेगा। ठीक है, लेकिन अब मान लेते हैं यहाँ रेजिस्टेंस हाई है। अब रेजिस्टेंस हाई है तो जाहिर सी बात है जो भी आप इलेक्ट्रिक करंट इस तरीके से फ्लो करेगा और इलेक्ट्रॉन इस तरीके से फ्लो करेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव जाएगा और इलेक्ट्रिक करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव जाएगा। होता क्या है, जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होगा तो यहाँ पर जो भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो इलेक्ट्रिक करंट को रोकने का प्रयास करेंगे। देखिए यहाँ पर दिया गया है कि प्योरली रेजिस्टिव कंडक्टर द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज डिसिपेटेड इंटायरली इन द फॉर्म ऑफ हीट। अब जैसे ही रोकेंगे, अगर प्योरली रेजिस्टिव होगा तो वो रोकना चाहेगा। अब रोकना चाहेगा तो वहाँ हीट क्रिएट होगा और इसी कारण से रेजिस्टर्स क्या होगा, गर्म हो जाएगा। ठीक है, नॉर्मली यही चीज़ आपको समझना है कि इलेक्ट्रॉन अगर बहुत ज़्यादा होगा, वहाँ पर फ्री बहुत ज़्यादा रहेगा। देखिए बहुत सिंपल तरीके से समझिए, अगर वहाँ रेजिस्टेंस रहेगा तो इलेक्ट्रिक करंट को रोकने का प्रयास करेगा, लेकिन इलेक्ट्रिक करंट क्या चाहेगा कि हम फ्लो करें और इस कारण से वो क्या होगा, रेजिस्टर्स गर्म हो जाएगा। ठीक है,
ये चीज़ आपको समझ आ गया। उसके बाद क्या है, द हीटिंग ऑफ रेजिस्टर बिकॉज ऑफ डिसिपेशंस ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉमनली नोन एज हीटिंग अफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो हीटिंग अफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जिस कारण से अभी देखें कि वो हीट किया, द हीटिंग ऑफ रेजिस्टर्स, रेजिस्टर का हीट करना किस कारण से, बिकॉज ऑफ डिसिपेशंस ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इसी को क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रिकल अफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहा जाता है। कुछ एग्जांपल्स यहाँ दिए गए हैं, कुछ एग्जांपल्स क्या है, व्हेन इलेक्ट्रिक एनर्जी सप्लाई टू एन इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब में भी दिया जाता है तो उसका रेजिस्टेंस हाई रहता है, रेजिस्टेंस हाई रहने के कारण वो इलेक्ट्रिक करंट को रोकना चाहता है तो वो हीट के कारण ग्लो होना शुरू कर जाता है। ठीक है, द फिलामेंट गेट हीटेड बिकॉज ऑफ विच इट गिव्स लाइट, फिलामेंट क्या होता है, हीटेड हो जाता है और इस कारण से वो लाइट देता है। द हीटिंग अफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब हैपन्स बिकॉज ऑफ हीटिंग अफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये मैं आपको समझा चुका हूँ। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा कॉजेज ऑफ हीटिंग, क्या कारण है। तो अभी मैं आपको समझा भी चुका हूँ, यहाँ क्या दिया गया है ये भी हम लोग देख लेते हैं। दिया गया है इलेक्ट्रिक करंट जनरेट्स हीट टू ओवरकम द रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए हीट वो जनरेट करता, ऑफर्ड बाय द कंडक्टर थ्रू विच इट पासेस। हायर द रेजिस्टेंस द इलेक्ट्रिक करंट विल जनरेट हायर अमाउंट ऑफ हीट। अगर रेजिस्टेंस हाई होगा तो इलेक्ट्रिक करंट को रोकेगा ज़्यादा, मतलब कि वहाँ पर हीट ज़्यादा डिसिपेट करेगा। ठीक है, Thus, generation of heat by electric current while passing through a conductor is an inevitable consequence. ठीक है, this heating effect is used in many appliances such as electric कारण, ये क्या लिखा गया है मुझे नहीं पता। देखिए ये जो PDF या PPT बना रहे हैं उनमें ये प्रॉब्लम है। ठीक है, अच्छा ये यहाँ पर स्पेस होना चाहिए, इलेक्ट्रिक आयरन होना चाहिए। ठीक है, ये क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रिक आयरन होना चाहिए। ठीक है, इलेक्ट्रिक आयरन होना चाहिए, यहाँ पर कॉमा नहीं, मतलब स्पेस नहीं दिया गया है। फिर इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक गीज़र, इन सब जगहों पर इसका यूज़ हीटिंग अफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग ये क्या है, तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या कहता है कि हीट प्रोड्यूस इन अ रजिस्टर, रजिस्टर्स में हीट जो प्रोड्यूस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ करंट, मतलब H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर। दूसरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस टू द गिवन करंट, तो H जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा R, मतलब रेजिस्टेंस यहाँ R स्क्वायर नहीं होगा, यहाँ R होगा। ठीक है, ये R स्क्वायर नहीं होगा, R होगा। ठीक है, तो रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, इट मीन्स कि जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा हीट डिसिपेट होगा। ठीक है, और तीसरा क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम फॉर विच द करंट फ्लो थ्रू द रजिस्टर, इट मीन्स कि H जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टाइम के भी होगा। और ये तीनों को जब आप कंबाइन कर देंगे, तो H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या आ जाएगा, I स्क्वायर RT। लेकिन यहाँ पर देखिए H इज इक्वल टू डायरेक्टली R स्क्वायर RT लिखा जाता है, क्योंकि ये जो है आप जब ओम्स लॉ पढ़े थे तो R क्या था, R प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के रूप में यूज हो रहा था। तो यहाँ पर ऑलरेडी R है, इसलिए यहाँ पर कोई प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट का यूज नहीं किया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है, और नेक्स्ट आई थिंक ये लास्ट भी है, इलेक्ट्रिक फ्यूज। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्यूज का काम क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्यूज जो होता है, एक इसका पहला काम तो होता है कि ओवरलोडिंग अगर हो या फिर शॉर्ट सर्किट हो तो उस टाइम पे पूरे घर की इलेक्ट्रिसिटी अप्लायंसेस को बचाता है। ये देखिए, जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी, अब एक चीज़ आप बताइए, थोड़ा बहुत आप कॉमन सा अपना दिमाग लगाइए, जो फ्यूज़ होता है, अब तो MCB यूज़ किया जाता है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर जिसको हम लोग कहते हैं, वो ऑटोमेटिक होता है। जैसे ही हीट ज़्यादा हुआ तो वो डाउन कर जाएगा, फिर अपने आप वो चालू भी हो जाता है, और या फिर कहीं कहीं पे मतलब कुछ वैसा भी MCB होता है जहाँ पे करना पड़ता है। ठीक है, तो देखिए होता क्या है कि इसमें एक वायर, बहुत पतला सा वायर यूज़ होता है, जिसका रेजिस्टेंस क्या हो, रेजिस्टेंस कम होगा या ज़्यादा होगा, तो रेजिस्टेंस जाहिर सी बात है कम होगा, मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा। ठीक है, क्योंकि अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा रहेगा
अच्छा यहाँ पर एक चीज़ और मैं गलत बोला हूँ, रेजिस्टेंस इसका ज़्यादा होना चाहिए जिससे ये हीट यहाँ पर ज़्यादा क्रिएट हो बाकी वायर्स के कंपेयर में। और हीट ज़्यादा अगर यहाँ पर इन कंपेयर टू अदर वायर यहाँ पर हीट ज़्यादा डिसिपेट करेगा और इसका मेल्टिंग पॉइंट लो रहता है, तो ये जल्दी क्या होगा, टूट जाएगा या फिर मेल्ट कर जाएगा। मेल्ट कर जाएगा मतलब कि जैसे ही ये हीट हुआ मेल्ट हो गया, हीट होने के कारण मेल्ट हुआ तो बाकी जो भी हमारा सर्किट है, जो भी एप्लायंसेस है, इलेक्ट्रिक करंट जिसमें सप्लाई हो रहा उन सारे को बचा लेगा। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर समझना दिया गया है। इट इज़ अ डिवाइस which protects circuit and appliances by stopping flow of electric current in case of, किस केस में रोक देता है, तो शॉर्ट सर्किट के केस में और ओवरलोडिंग के केस में। दूसरा, इट ऑलवेज कनेक्ट इन सीरीज, सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। इट हैज़ लो मेल्टिंग पॉइंट। इट इज़ लाइक वायर मेड अप ऑफ मेटल और एलॉय लाइक टीन, कॉपर, अल्मोनियम। ठीक है, तो ये चीज़ आपका यहाँ हो गया। आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा और ये हमारा लास्ट टॉपिक था। ठीक है, तो ये हमारा वीडियो ख़त्म हुआ, मतलब ये टॉपिक ख़त्म हुआ। नेक्स्ट हम लोग अब मैथ्स का एक आध टॉपिक पहले कवर करेंगे, फिर हम लोग फिजिक्स देखेंगे। न्यूमेरिकल आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा। ओके, और न्यूमेरिकल का भी जो क्वेश्चन है उसका अगर पीपीटी आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। ओके, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिले तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, गुड बाय, जय हिंद।